Good evening. Today's topic is photoelectric effect. Photoelectric effect. इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कैसे जब फोटोन किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फोटोन मेटल सरफेस में टकराता है और अगर उसमें सफिशिएंट एनर्जी है सो कैसे इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से बाहर आ जाता है। इसमें रेडिएशन का डुअल नेचर भी जस्टिफाई होता है कि उसमें वेव कैरेक्टर भी है और पार्टिकल कैरेक्टर भी है। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, फोटोन इलेक्ट्रॉन इफेक्ट भी हम कह सकते हैं इसको। सो व्हेन फोटोन ऑफ sufficient energy strikes a metal surface, the electron takes that energy, and come out of the metal surface. मेटल सरफेस से वो बाहर आ जाएगा। और इसके साथ ये भी है कि अगर कुछ एनर्जी बच जाती है, इस फोटोन हैज एक्स्ट्रा एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को ही मिलना है, which is taken by electron, तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उसको क्या काम में आएगी वो एनर्जी, उसे काइनेटिक एनर्जी में काम में आएगी। और appears in the form of काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वो स्पीड से फिर बाहर निकलेगी और वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलता चला जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगाएं तो उसकी भी फिर कुछ कंडीशंस हों, बट वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। मान ले रहे हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सो अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। इंटेंसिटी का कंसेप्ट है, फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ग्राफ्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, वर्क फंक्शन के न्यूमेरिकल्स आते हैं, वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस आते हैं। सो शुरुआत करते हैं हम। पहले एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं। देखो एक्सपेरिमेंट क्या है। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जैसे कि एक प्लेट लिया, ये मेटल प्लेट ए कह दो उसको, और इसके सामने एक दूसरी प्लेट है, मेटल प्लेट बी। ये रेडिएशन आया यहाँ से, फोटोन कह सकते हो, रेडिएशन फोटोन। अब ये इसमें एनर्जी है होगी कुछ, ठीक है ना। तो ये मेटल प्लेट ए की अगर मैं बात करूं तो उसमें लेयर्स हैं, जैसे कि ये हो गई फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस हो गया। उसके बाद फिर लेयर्स हैं। सो सरफेस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो फोटोन में है, और वो फोटोन सरफेस इलेक्ट्रॉन से टकराता है, कोलाइड करता है, तो वो अपनी एनर्जी सरफेस इलेक्ट्रॉन को बाहर दे देगा। तो अभी इसमें और एक जानने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन जितना डीप में होगा, जैसे सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर, उसको उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए। तो एक हम कंसेप्ट यहाँ पर आता है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ये क्या होता है,
अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्वेश्चन में दिया रहता है, जूल में भी दिया रह सकता है। ये होता है मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन शुड हैव टू कम आउट फ्रॉम मेटल सरफेस, to come out from मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो कम से कम कितना एनर्जी लगेगा उसको हम 5 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को कहाँ से मिलेगा? ये मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, तो बाहर आने के लिए बट उसको एनर्जी चाहिए, तो रेडिएशन से मिलेगा। ठीक है ना, तो अगर फोटोन के पास उतना सफिशिएंट एनर्जी है तो वो अपना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा और इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आ जाएगा। और और अगर सफिशिएंट एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है फोटोन के पास तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया विथ सम काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम एक फॉर्मूला लिखें यहाँ पर, इसको हम आइंस्टीन इक्वेशन भी कहते हैं। Maximum kinetic energy of electron coming out from metal surface A, from metal surface A, इसका फॉर्मूला हो जाएगा HF माइनस 5। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा कौन से इलेक्ट्रॉन की हो सकती है? जो सरफेस से निकलेगा। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर electron ejected from metal surface और जो दूसरी लेयर या तीसरी लेयर से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसको बाहर आने में ही ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी उसकी। इसलिए कहा जाता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज फॉर इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम सरफेस। तो यहाँ फाई जो हम ले रहे हैं वो भी सरफेस का ही होता है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल फॉर द सरफेस इलेक्ट्रॉन। चलो आगे देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी को फिर हम हाफ एम वी स्क्वायर से भी लिख सकते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम एच सी बाई लैम्डा से भी लिख सकते हैं। तो पहले तो इस पर बेस्ड कुछ हम क्वेश्चन करेंगे और फिर मैं आगे इलेक्ट्रिक करंट का भी कंसेप्ट बताऊंगा। तो देखो, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस 5। तो फ्रीक्वेंसी अगर मैं बढ़ा दूं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, कहने का मतलब लैम्डा कम करना पड़ेगा। एक सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा भी रिलेशन होता है। कुछ और फॉर्मूले हैं जैसे कि एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो एनर्जी अगर हम फोटोन की बात करें, फोटोन की एनर्जी एच सी बाय लैम्डा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 12400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। और आगे देखो, जैसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया है, अगर मुझे उसको स्टॉप करना है तो मुझे रिटार्डेशन लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन में। वो रिटार्डेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करके लगा सकता हूँ। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक कंसेप्ट है। फिर इसके आगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑर्डर टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन। रिवर्स पोटेंशियल difference applied in order to stop electron। so ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आया है हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, इसी को हम ई वी नॉट से इक्वेट कर देंगे। अब यहाँ पे जो वी है कैपिटल वी, ये हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ से भी देख सकते हो रिलेशन आ गया के ई मैक्स
इज इक्वल टू ई वी नॉट या हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट। तो ये सब कुछ फॉर्मूले हैं जो हमको न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में पहले ही लिख दिया था कि ई मैक्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव। सो करंट वाले क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले उसकी ग्राफ भी पढ़ना पड़ेगा, बट इन पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो पहले हम कर लेते हैं। सो देखो कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 20th। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है, वर्क फंक्शन दिया है, वेवलेंथ दिया है, वर्क जूल में है, तो एनर्जी निकाल लेते हैं जूल में। तो यहाँ कैसे सॉल्व होगा? यस बोलो, हाउ विल यू सॉल्व? ओके अंकुर, यस, व्हाट इज योर डाउट? एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है क्या? हाँ, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही करेगा। इसको पार्टिकल पार्टिकल इंट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। सो एक फोटोन दो इलेक्ट्रॉन को नहीं कर सकता, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। तो मैं जल्दी से इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ, ठीक है। यू ऑल्सो सॉल्व एंड गिव मी योर आंसर। 20 एंड 21 दोनों का ही अपन करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। बोलो कैसे होगा? ट्वेंटियथ क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस फाइव और एनर्जी आ जाएगा एच सी बाय लैम्डा। सो 6.63 into 10 raised to minus 34, 3 into 10 raised to 8 by 6400 into 10 raised to minus 10 minus 5 और 5 है 1.6 into 10 raised to minus 19। इसे सॉल्व कर लो, बोलो कितना आ रहा है? सिक्स 6.63 into 3 divided by 6400, 0.0031 into 10 raised to minus 16 minus 1.6 into 10 raised to minus 19। सो ये हो जाएगा 3.1 minus 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल। 1.5 into 10 raised to minus 19 जूल इसका आंसर आ रहा है। चलो ए ऑप्शन आ गया। नाउ 21st सॉल्व करो। अच्छा नहीं, ए नहीं, हाँ सी और डी, यस करेक्ट, सी और डी आएगा। वेरी गुड। 1.5 इंटू, अच्छा दोनों ही सेम ऑप्शन दिख रहे हैं। ओके ओके फाइन। 21st, kinetic energy of photoelectrons is E when the incident wavelength is lambda by 2. Kinetic energy becomes 2E when incident wavelength is lambda by 3. वर्क फंक्शन निकालना है। कैसे हम करेंगे? काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? के ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस 5। सो जब काइनेटिक एनर्जी ई है तो वेवलेंथ लैम्डा है, लैम्डा बाई 2 है।
hc/λ/2 और कंटीन्यूटी 2e हो जाता है when wavelength becomes λ/3। हाँ, डिवाइड कर दो दोनों को, e और e एलिमिनेट हो जाएगा, आएगा फिर उससे आंसर। सो 1/2 इज इक्वल टू आया 2hc/λ माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3hc/λ माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 3hc/λ माइनस 5 इज इक्वल टू 4hc/λ माइनस 2 5 आ गया hc/λ, राइट, ए आ रहा है ना। करेक्ट, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले न्यूमेरिकल्स पे फोकस करते हैं, फिर वो इंटेंसिटी और करंट वाले क्वेश्चंस करेंगे। चलो ये क्वेश्चन करो ट्राई, ये किसी एग्जाम में आया हुआ है। इन फोटो एमिसिव सेल विथ एक्साइटिंग wavelength lambda, fastest electron has speed v. If wavelength changes to 3 λ/4, the speed of the fastest electron will be. तो यहाँ फिर से वही सिचुएशन है, mv² इज इक्वल टू hc/λ माइनस 5। सो नया जो वेवलेंथ है 3 λ/4, सो नया स्पीड आ जाएगा mv² इज इक्वल टू hc अपॉन 3 λ/4 माइनस 5। सो 4hc/3 λ माइनस 5। तो इसमें देखो ध्यान से, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 4hc/3 λ है, फिर एक 4/3 फाई सब्ट्रैक्ट कर दो और 4/3 फाई ऐड कर दो। सो कुछ चेंज नहीं हो पाएगा। सो यहाँ से हाफ एक्साइटिंग वेवलेंथ मतलब वही फोटोन का वेवलेंथ मान लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जंप किया होगा ना एक्साइटेड लेवल से, मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, तो जो फोटोन एमिट किया होगा तो वही वेवलेंथ है। सो हाफ mv² इज इक्वल टू 4/3 कॉमन लिया, hc/λ माइनस 5, और ये बन जाएगा प्लस 5/3। तो देख सकते हो जो हाफ mv² है वो 4/3 टाइम्स ऑफ हाफ mv² प्लस 5/3 आ रहा है। दैट मीन्स 4/3 टाइम्स जो v² है वो 4/3 टाइम्स ऑफ v² से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, v² इज ग्रेटर देन 4/3 टाइम्स ऑफ v²। हाँ, सो v2 इज ग्रेटर देन √4/3 टाइम्स ऑफ v। सो फोर्थ ऑप्शन आ गया करेक्ट, डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये 2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद इंटेंसिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे और फिर करंट के भी कंसेप्ट पढ़ेंगे। चलो 6 और 7, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे हम निकालते हैं, फाई को इक्वेट कर दो hf0 से। सो f0 हो जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड
to eject an electron from the surface. Okay. तो क्या आंसर आएगा बोलो 6th का, और 7th का भी सॉल्व करना है. मिनिमम फ्रीक्वेंसी required for photon to eject an electron. इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है सरफेस से. ठीक है. सो ठीक है. सो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको जूल में कन्वर्ट कर लो. और इसे फिर HF से इक्वेट कर दो. 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू F0. यहाँ से आंसर जाएगा. ओके, क्लियर. चलो 7th कर दें. तो F0 हो जाएगा 2.14 इंटू 1.6 बाय 6.63 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज. ओके, नाउ आंसर 7th क्वेश्चन. सो ये आंसर आ रहा है 0.516 इंटू 10⁻15. 5.16 इंटू 10⁻14. ये आ जाएगा 6 का आंसर. चलो 7th. In the above question, photo current is brought to 0 by stopping potential 0.6. Then wavelength of incident light. Wavelength पूछा है. So EV0 is equal to E minus phi. तो EV0 कितना है? 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E हमको चाहिए, और phi है. phi अभी हमने निकाले थे, दिया था 6th क्वेश्चन में 2.14. सो यहाँ से E आ जाएगा 0.6 प्लस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब एनर्जी निकालने के लिए वो फॉर्मूला लगा दो 12400 वाला. सो वेवलेंथ इज इक्वल टू 12400 बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हो जाएगा 2.74 से इसको डिवाइड करो. आंसर ये किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में आएगा. सो हाउ मच इज दिस? फोर 525.5 एंगस्ट्रॉम, यानी कि हो जाएगा 452.5 नैनोमीटर. ठीक है, तो आंसर बी आ जाएगा इसका. बी आ रहा है, देखो चेक करो. बी आ रहा है कि सी आ रहा है? चलो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना. ओके, हाँ. चलो अब मैं इंटेंसिटी का कंसेप्ट बताता हूँ और फिर बाकी क्वेश्चंस करेंगे बाद में. चलो इसका कैलकुलेशन चेक कर लेना. चलो अब इंटेंसिटी का मैं कंसेप्ट बताता हूँ. देखो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. तो जैसे कि ये पॉइंट सोर्स है, इसका पावर है P. कितना एनर्जी एमिट कर रहा है पर सेकेंड. ठीक है, तो सोर्स से R डिस्टेंस पर मुझे इंटेंसिटी चाहिए. सो इंटेंसिटी एट डिस्टेंस R फ्रॉम पॉइंट सोर्स, इसका फॉर्मूला है पावर अपॉन एरिया, और एरिया हमको स्फीयर का लेना पड़ेगा P अपॉन 4πr². तो इंटेंसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है. और इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला हम और लिख सकते हैं कि पावर को हम लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम. एनर्जी हो जाएगा NHF
बाय टी इंटू एरिया। एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स विथ फ्रीक्वेंसी एफ इजेक्टेड पर सेकेंड बाय पॉइंट सोर्स। n is equal to number of photons ejected per second by point source of light या radiation। सो इंटेंसिटी का मतलब फिर क्या हुआ, कह सकते हो एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फाइन, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, ये है इसका यूनिट ऑफ डायमेंशन। हम ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो प्योरली इंटेंसिटी पर बेस्ड है। इंटेंसिटी, पावर और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ भी आ सकती हैं। सो देखो क्वेश्चंस अपन लेते हैं कुछ। चलो सबसे पहले 19th क्वेश्चन किया जाए। 19th क्वेश्चन न्यूमेरिकल है और मुझे बताना कि क्वेश्चन आसान है कि डिफ़िकल्ट है, ये भी बताना। लेंदी है कि शॉर्ट, कम टाइम में हो गया। 100 वाट का सोडियम लैंप है, रेडिएट्स एनर्जी यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस। द लैंप इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ लार्ज स्फीयर that absorbs all the sodium light which is incident on it. Wavelength of sodium light is this much. At what rate electrons delivered to the sphere? चलो ये स्फीयर हो गया, इसके सेंटर में एक लैंप है और ये इसका रेडियस आर मान लेते हैं। किस रेट से इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर हो रहे हैं, तो n बाय टी निकालना है। ठीक है, तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहा है, ऐसा अपन मान लेते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, फोटॉन्स होना चाहिए, राइट? मिसप्रिंट लग रहा है। फोटॉन्स होना चाहिए। सो बेसिकली 100 को इक्वेट कर दो एन एच सी बाय लैम्डा, ये तो एनर्जी आ गया, पर यूनिट टाइम इनटू एरिया। नहीं, एरिया की जरूरत नहीं है, पावर ही तो है। हाँ ठीक है, तो एन बाई टी आ जाएगा। एन बाई टी इज इक्वल टू 100 अपॉन एच सी बाय लैम्डा, तो ये हो जाएगा 100 लैम्डा अपॉन एच सी, 100 लैम्डा बाय एच सी। बस इसको फर्दर सॉल्व कर लिया जाए। 100 इंटू 589 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जाएगा कितना आ रहा आंसर, 589 बाय 6.63 डिवाइडेड बाय 3। ओके, डी आ रहा है। ओके, 29.61
into 10⁻⁷. अच्छा, सी की वैल्यू भी लेना है, ओके। चलो डी आ रहा है क्या? चलो ठीक है, ओके। 20th कर लो अब। 20th का क्या होगा? कट ऑफ वोल्टेज मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये कैसे हो जाएगा? ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। ई वी नॉट इज इक्वल टू एच एफ माइनस फाई। फाई दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, ठीक है ना। वी नॉट निकालना है तो चलो हो जाएगा ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो इंटेंसिटी का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर मैं ग्राफ्स बता दूंगा। 28, 29, 30 करो ट्राई जरा न्यूमेरिकल से। When sun is directly overhead, the surface of earth receives 1.4 into 10⁻³ watt per meter square। तो इंटेंसिटी दिया हुआ है, 1.4 10⁻³। वेवलेंथ दिया है 500 नैनोमीटर। अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस 1.5 into 10⁻11 मीटर। नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड ऑन पर मीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल ये ऐसे हम निकाल सकते हैं, n इंटू एच सी बाय लेमडा, ये एनर्जी हो गई, पर यूनिट एरिया इंटू टाइम, तो ये हो गया इंटेंसिटी। सो नंबर अपॉन एरिया इंटू टाइम पूछा गया है, तो ये हो जाएगा I इंटू लेमडा बाय एच सी, करेक्ट। सो इंटेंसिटी का वैल्यू रख देते हैं 1.4 10⁻³ लेमडा 500 इंटू 10⁻⁻9 divided by 6.63 into 10⁻⁻34 into 3 into 10⁻8। इसको सॉल्व कर लो। और फिर 29 में क्या पूछा है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इन ईच क्यूबिक मीटर नियर द अर्थ सरफेस। अब ये कैसे निकालेंगे? करो, ट्राई करो नेक्स्ट 29 भी। चलो इसका बी आंसर आ रहा है ना, 28 का बी आ गया। अब रहा 29। तो क्यूबिक मीटर मतलब एक क्यूब मान लो जिसका साइड है 1 मीटर। ये अर्थ की सरफेस हो गई मान लो, ठीक है ना। ये अर्थ है ऐसा, और यहां से सन से रेडिएशन आ रहा है। नंबर ऑफ फोटॉन्स इन ईच क्यूबिक मीटर नियर अर्थ सरफेस। अब ये कैसे हम निकालेंगे? सो एन की वैल्यू देखो कैसे आती है, एन इज इक्वल टू ए टी आई लेमडा बाय एच सी। तो आई लेमडा बाय एच सी तो मिल गया, ठीक है ना। अब टाइम को
क्या रखना पड़ेगा, 1 मीटर में कितना टाइम लगता है लाइट को कवर करने में, उतना रखना पड़ेगा टाइम। सो टाइम आ जाएगा स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां से आएगा आंसर, राइट। तो अब ये पर सेकेंड नहीं आएगा, पर 1 सेकेंड का तो कर लिया हमने। अब ये पूछा 1 क्यूबिक मीटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 1 मीटर में 1 मीटर कवर करने में लाइट को कितना टाइम लगता है वो देखना पड़ेगा। सो अब इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, ये जो हमको फाइंड करना है, n इज इक्वल टू a/c इंटू i लैम्डा बाई hc विच इज 35.19 10⁻20। a है 1 मीटर स्क्वायर, c है 3 इंटू 10⁻8। बस ये सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। सो दिस विल बी 11.73 into 10⁻12, 1.173 into 10⁻11, नहीं 13 ए आ गया। ओके हाँ, चलो ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय सन पर सेकेंड। तो ये भी पावर से आ जाएगा, पावर दिया हुआ है, सॉरी इंटेंसिटी से आ जाएगा। इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया लगाना पड़ेगा। सो देखो 30th क्वेश्चन कैसे करेंगे। कैसे होगा बोलो, क्या आंसर आ रहा है 30th का? इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया। सो पावर को लिख दो n hc बाय लैम्डा बाय t। सो यहाँ से n बाई टी निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। सो n बाई टी आ जाएगा i इंटू ए बाय एच सी बाय लैम्डा, तो लैम्डा ऊपर चला जाएगा। अब ये इंटेंसिटी दिया हुआ है 1.5 इंटू नहीं 1.4 इंटू 10⁻3। एरिया क्या लेंगे, 4πr² लगाना पड़ेगा, 4πr²। r क्या लेंगे, जो डिस्टेंस है ना, 1.5 इंटू 10⁻11 इसका स्क्वायर इंटू वेवलेंथ 500 10⁻9। इसको डिवाइड कर दो एच सी से, ठीक है क्लियर, यहां से आंसर आ जाएगा। तो चलो मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ इसको, ठीक है ना, कैलकुलेट करके आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब मैं कंसेप्ट बताता हूँ उसका, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट। नेक्स्ट पेज में देखो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो वही प्लेट जो अपन बात कर रहे थे, 2 प्लेट थी ना, ए और बी। सपोज इन दोनों को मैंने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। अभी ये रेडिएशन आया यहाँ से, रेडिएशन मतलब फोटोन आया, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो ये इलेक्ट्रॉन स्पीड से आएगा और बी के अंदर चला जाएगा। इट विल गेट इनसाइड द बी। तो बी में कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ए में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो अभी इलेक्ट्रॉन को फिर से एक फ्री पाथ मिल गया है, कंडक्टिंग मीडियम मिल गया है।
तो ये इलेक्ट्रॉन वापस ए में चला जाएगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया था। When electron gets ejected from A and goes inside B, A acquires positive charge, B acquires नेगेटिव चार्ज। देखो कैथोड और एनोड, कैथोड रेस तो वो होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं। सो देयरफॉर देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड, फाइन। So electrons will start flowing from B to A. Therefore, तो ये हीट जनरेट होगी, तो एक तरह से एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है, फाइनली हीट जनरेट ही होगी। इलेक्ट्रॉन तो वापस ए में आ गया। तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगी। सो आई को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर ये करंट की मैं फॉर्मूला लिखूं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला अगर लिखा जाए तो वो क्या आएगा? करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को हम लिख सकते हैं एन ई। अब ये एन क्या है? एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस, नंबर ऑफ electrons ejected from metal surface। और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा जब एक फोटोन टकराएगा, तो इसको मैं ये भी कह सकता हूँ नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। और हमको मालूम है कि इंटेंसिटी होती है NHc बाय लैम्डा अपॉन एरिया इंटू टाइम। तो यहां से जो n है वो इंटेंसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और n करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हमको एक कंसेप्ट समझ में आ गया कि जो करंट है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। जो सर्किट में करंट आएगा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो इनका जो ग्राफ आता है ना वो ऐसा आता है, देखो ये करंट है और ये इंटेंसिटी है, तो करंट इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लाइक दिस। अच्छा, अभी और देखो, अगर ये करंट को मुझे फर्दर इंक्रीज करना है तो मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूंगा। जैसे कि ये प्लेट ए हो गया, ये प्लेट बी हो गया। मैं चाहता हूं कि और जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन ए से बी तक पहुंचे, तो मुझे बी के अक्रॉस पॉजिटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा, ए के अक्रॉस नेगेटिव देना पड़ेगा। सो ये जो इलेक्ट्रॉन ए से निकला है वो और जल्दी तेजी से बी तक पहुंच जाएगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस हम सप्लाई कर चुके हैं उसको एक्सलेट करने के लिए। सो अगर मैं ये पोटेंशियल जो लगाया हूँ V और करंट के बीच ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। लाइक दिस। आगे चल के करंट सैचुरेट हो जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड को तो ओवरकम नहीं कर सकता ना, सैचुरेटेड। तो कितना भी वोल्टेज बढ़ाते जाओ करंट उतना ही रहना है, सैचुरेटेड करंट। और वोल्टेज जब जीरो है तो भी कुछ करंट की वैल्यू तो आएगी, बिकॉज
वो जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आया है वो तो आएगा ही आएगा बी में, और वापस से फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो बी से ए आ जाएगा वापस। सो 0 वोल्ट पर भी कुछ करंट होएगा। चलो अब एक नेगेटिव डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। सो ये प्लेट ए हो गया। हाँ, सैचुरेटेड करंट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड मैक्सिमम होती है, बिल्कुल। अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना है, ठीक है ना। तो ए को पॉजिटिव टर्मिनल देना पड़ेगा, बी को नेगेटिव देना पड़ेगा। सो v जब 0 है तो करंट है कुछ, v को मैं नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करता गया, v इज इंक्रीज्ड इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा ना, स्लो होने लगेगा, तो करंट कम होने लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अब ज़्यादा टाइम लगेगा ए से बी पहुंचने में। टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, तो करंट इस तरह से कम होगा और एक पॉइंट पर आ गए करंट 0 हो जाएगा। इस वोल्टेज को कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। फाइन। काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी, रुक गया इलेक्ट्रॉन। तो एक ग्राफ अब मैं इसके बाद बना देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का ग्राफ। तो वो कुछ ऐसा आएगा। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच एफ माइनस फाई। सो वी नॉट इज इक्वल टू एच एफ बाई ई। जस्ट अ सेकेंड, ग्राफ हमको बनाना है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का। सॉरी, एच एफ बाई ई माइनस फाइव बाई ई। हाँ, तो यहां से देख सकते हो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी एच बाई ई और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस का वैल्यू आ जाएगा माइनस फाइव बाई। तो उसका ग्राफ जो है ऐसा कुछ आएगा, ऐसा ग्राफ लाइक दिस। ये थीटा है तो ये टेन थीटा आ गया यहाँ से, और ये जो वैल्यू है फाइव अपॉन ई नेगेटिव में, ये ग्राफ आ गया फ्रीक्वेंसी वर्सेस सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये आ गया ग्राफ। फाइन। सो करंट और पोटेंशियल का देख लिए ग्राफ, एक बार फाइनल वो भी बना देते हैं। ऐसा दिखेगा ग्राफ, लाइक दिस। ये है सैचुरेटेड करंट। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, और जो सैचुरेटेड करंट है ये किस पर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी सेम है तो सैचुरेटेड करंट सेम रहेगा। फाइन। हाँ अंकुर, बिल्कुल सही, इंटेंसिटी सेम है देन सैचुरेटेड करंट सेम रहेगा। अब मैं दो तरह के ग्राफ बना रहा हूं, देखो ध्यान से। एक ये ग्राफ है, सो इंटेंसिटी दोनों की सेम है बिकॉज सैचुरेटेड करंट दोनों का सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा किसका है, पी का ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी किस रेडिएशन की ज़्यादा होगी, पी की ज़्यादा होगी।
समझ आ गया? अच्छा, एक ग्राफ और इसी के नीचे में बना देता हूं। देखो, अगर ग्राफ कुछ ऐसा आ जाए, अब सेम क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ गया, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी सेम, इंटेंसिटी अलग आ गई दोनों की, ठीक है ना। सो सैचुरेटेड करंट किसका जाता है, सैचुरेटेड करंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन saturated current of B. So that means intensity of radiation A is greater than intensity of radiation B. ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, अब मैं कुछ क्वेश्चंस शेयर कर रहा हूँ, ये ग्राफ्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो ध्यान से। सैचुरेट पॉइंट, अगर सैचुरेशन करंट अगर सबका सेम है, मतलब इंटेंसिटी सेम है, ठीक है ना, और स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर सबका सेम है, तो दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी सेम है। चलो देखो, मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, अब देखो ध्यान से। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई दिस 18th क्वेश्चन, ध्यान से बताओ क्या आएगा। 18th, तीन ग्राफ हैं, ए बी और सी, ये सी है, बीच वाला बी है और ये ए है। देख सकते हो ए और बी के लिए वी नॉट सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। क्लियर हुई ये बात? और सैचुरेटेड करंट सी और बी का सेम है, सी एंड बी के लिए इंटेंसिटी सेम हो गई। समझ आ रही बात? बहुत केयरफुली करना है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना, कंसेप्चुअल ग्राफ्स हैं ये। सो आई सी इज इक्वल टू आई बी, तो इसका क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, राइट? ए अप्रोप्रिएट लग रहा है, एफ ए और एफ बी तो इक्वल है, और आई ए और आई बी इक्वल नहीं है। फाइन, समझ आ गया? ओके, कुछ डाउट हो तो मुझे बताओ, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। चलो क्वेश्चन 2 देखो, तीनों की इंटेंसिटी सेम है, और ध्यान से देखो, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वेरिएशन ऑफ बीच वाला जो है ना ग्राफ, ऐसा दिया है, बीच वाले को उसने लिखा है V1 मतलब न्यू 1, लेफ्ट वाला न्यू 2 और राइट वाला न्यू 3 है। सो देख सकते हो न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 1 इज ग्रेटर देन न्यू 3, ऐसा आना चाहिए। वो क्लियरली थोड़ा दिख नहीं रहा है, मिस प्रिंट है। 3 to 1 मान ले क्या? चलो 3 to 1 मान लो, चलो ये F3 है, F2
F1। ठीक है, समझ में आ गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसका ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, चलो C मान लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से बताओ क्या आएगा इसका आंसर। सबसे ऊपर जो इंटेंसिटी I3, फिर I2 है, फिर I1 है। क्लियरली देख सकते हो I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। ठीक है, सो ये हो गए। जस्ट अ सेकेंड, एक तो अगर कुछ और क्वेश्चन है तो मैं देख लेता हूँ, अदरवाइज सफिशिएंट हो गया। अगर कुछ डाउट है तो मुझे पोस्ट कर देना ग्रुप में। चलो ठीक है अंकुर, कुछ डाउट है पूछ लो, अदरवाइज फिर वाइंड अप करते हैं। कल मॉर्निंग में रहेगा देखो सेशन, डेली सीरीज। ठीक है, उसमें 10 से 15 क्वेश्चन मैं कराता हूँ। वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, नीट और जेई में दोनों इंपॉर्टेंट है वो। और इवनिंग में सेम ऐसे ही क्लास चलेगा। कल न्यूक्लियाई पढ़ लेंगे। ओके देन, सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। डाउट है ग्रुप में पूछ लेना। फिनिशिंग।